सब लोग। हम इसका जो हमने कल किया था उससे आगे का आज देख लेते हैं। कल हमने जलमंडल तक इसका ख़त्म कर लिया था, तो आज किस पे आएंगे? आज वायुमंडल पे आएंगे। देखिए दो शब्द हैं ये, एक है वायु और एक है मंडल। दो शब्दों से मिलके बना है, यानी कि वायु वाला क्षेत्र जहाँ सिर्फ वायु वायु है। मंडल का मैंने बताया था ना, इसका मतलब होता है क्षेत्र या जोन। तो इसको क्या कहेंगे? एटमॉस्फियर। ठीक, ये देखिए पृथ्वी है हमारी, ठीक, और इसके ऊपर कुछ परत बनी हुई है ऐसे हवा की। हवा और हवा क्या होती है? अगर आप वायु को समझें पहले, तो वायु होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब गैस, बहुत सारी गैसों का मिश्रण, एक साथ मिली हुई बहुत सारी गैस। तो उसमें कुछ परतें बनी हुई हैं ऐसे, जैसे ये तो हो गया अर्थ, ये एक परत हो गई, दो परत, ऐसे परतों में बना हुआ है ये। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि गैस इसको घेरे हुए और उन परतों को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो वायुमंडल है उसे कहते किसे हैं? वायुमंडल होता क्या है? देखिए बहुत सिंपल भाषा में इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है। पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। पृथ्वी के चारों तरफ जो ये गैसें हैं, इनका जो एक कंबल टाइप का आवरण है, उसी को कहा जाता है वायुमंडल। ये पतली परत है, और इससे जब इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला रही है, तो अलग अलग इन सब कैसे बांटा गया, किसी में कौन सी गैस ज़्यादा थी, किसी परत में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था, किसी में कम हो रहा था। फिर उनके कारण देखे गए कि क्यों कम ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, और कौन सी परत में कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं, ये देखा गया है। साइड में आप फिगर देख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा फिगर है, आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए ये है क्षोभ मंडल, सबसे पहली परत। ये नीचे है ज़मीन, ये ज़मीन से बना रखा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये ज़मीन पे तो होती हैं सारी चीज़ें। समुद्र होगा, ये घर बार बने हुए हैं, ये सारे ग्रीन ग्रीन जो है, ये सब जो देख रहे हैं आप, पेड़ पौधे, ये सब, ये सारा ज़मीन है। जब हम ज़मीन से ऊपर चलेंगे तो हमें जो सबसे पहली परत मिलेगी उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या मंडल? क्षोभ मंडल। अब जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश पड़ना, ओले पड़ना, ये जितने भी काम होते हैं ना, ये सारे के सारे इसी में होते हैं। और ऊपर वाली परत जो होती है इसकी, यानी कि ये सब बहुत नीचे ही हो जाते हैं। ठीक, अभी अब इसकी ऊंचाई लंबाई में मत पढ़िए, मुझे लग रहा है शायद इस वाली बुक में इसकी ऊंचाई या कि कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए किताब है ना, इसलिए। तो अगली वाली जो किताब आएगी जो 7th की होगी, उसमें ये सब चीज़ें दी होंगी, 7th में 8th में कहीं ज़रूर होंगी। तो अभी जितना दिया हुआ है सिर्फ उतना जानिए। पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है, जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, आप क्षोभ मंडल याद करिए। ठीक है, दूसरी परत है समताप मंडल। इसमें क्या होता है, मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब यहाँ होती हैं। आंधी चलेगी यहाँ, तूफान चलेगा यहाँ, बारिश होगी यहाँ, ओले पड़ेंगे यहाँ, वो भी इसकी निचली परत में, नीचे की तरफ। ऊपर की देख रहे हैं आप, ये हॉट बैलून यहाँ पे उड़ रहा है, ये इस तरह की चीज़ें देखिए। जब ऊपर की परत जो है इसकी, उसमें ये सब जहाज़ चलते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल की ऊपरी परत और समताप मंडल की निचली परत में हवाई जहाज़, या जो यहाँ पे जेट प्लेन उड़ेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ समताप मंडल है नीचे की तरफ में, है ना। और उससे नीचे की तरफ जो मिला जुला एरिया, देखिए कोई एयर टाइट कंपार्टमेंट तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये वाली लाइन यहाँ से खींच दी, यहाँ से क्षोभ मंडल, यहाँ से समताप मंडल। ठीक, तो गैसेज हैं, मिल भी सकता है, मिश्रण हो भी सकता है, जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, प्राकृतिक दिशा बदलती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एक ऑन एन एवरेज मान लिया गया है कि यहाँ तक ये हमारा क्षोभ मंडल है। पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, जब हम पृथ्वी से चलते हैं। दूसरी परत का नाम है समताप मंडल। तीसरी परत का नाम है मध्य मंडल, और चौथी परत का नाम है आयन मंडल। पांचवी परत का नाम है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। देखिए समताप मंडल एक बहुत इम्पोर्टेंट मंडल है, क्योंकि इसमें पाई जाती है कौन? O3, ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट
रेज होती हैं, देखिए शॉर्ट वेव है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये उनको यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये सीधी ज़मीन पे नहीं आती, क्योंकि अगर ये सीधी ज़मीन पे आ जाती तो बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर, पता नहीं क्या क्या स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती थी, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो इंसान के लिए और यानी कि प्राणी मात्र के लिए हानिकारक होती हैं। समझ गए आप मेरी बात को? चलिए, एक इससे अगला जो मंडल है वो होता है मध्य मंडल। एक जो इम्पोर्टेंट मंडल है चौथे नंबर का, एक वो होता है आयन मंडल। इस आयन मंडल की ये खास बात है कि इसमें जो है ना आयन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयन्स पाए जाते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम यहाँ से हमने कोई सिग्नल भेजा तो ये आयन जो होता है ना उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं ज़मीन पे। तो जो आप अपना देखते हैं सिस्टम जो भी चल रहा होगा, जैसे मान लो यहाँ हमारा कोई सैटेलाइट था, आप यहाँ ये देख भी रहे होंगे कुछ चीज़ें इस तरह की, ये हमारा कोई सैटेलाइट था मान लो, है ना, हमने जोड़ रखा था अपने कम्युनिकेशन के लिए। देखिए जो प्रसारण होता है, जो टीवी और ये सब चलता है, ये कैसे होता है कि हमने यहाँ पे कोई सैटेलाइट लगा रखा था और यहाँ ज़मीन के ऊपर में ये बड़े बड़े इस तरह की छतरी टाइप आपने देखी होंगी, आप बिल्कुल टेक्निकल में मत जाइए, इस तरह का देखा होगा। तो कोई सिग्नल नीचे से भेजा गया तो वो यहाँ से अटक के यहाँ रिसीव हो गया। ठीक है, और सब पे जितने भी घरों में टीवी होंगे या वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होगी तो वो वहाँ के चल जाएगा, वही वाली चीज़ है नहीं, ये होता है। तो आप इसको समझिए, उसे छोड़िए। ये जो आयन मंडल होता है इसकी खास बात ये होती है कि इसमें आयन पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं ना उन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है, यहाँ से ज़मीन पे वापस भेज देता है। ठीक, तो जो प्रसारण है वो संभव हो पाता है, वो सारी भारत में चल जाता है उस फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है साहब, तो इसका ये मतलब है। ये बहिर्मंडल, इसके बाद में पूरा का पूरा स्पेस होता है। ठीक, तो पहली परत का नाम क्या देखा? क्षोभमंडल, दूसरी परत का समताप मंडल, तीसरी परत का मध्य मंडल, चौथी परत का आयन मंडल, पांचवी परत का बहिर्मंडल। अब तक हमने ये समझा है कि वायु क्या है? वायु है गैसों का मिक्सचर। ठीक, वायुमंडल क्या है? गैस का एक जो जोन होगा, जो क्षेत्र होगा, वही वायुमंडल हो जाएगा। ऐसा गैस का एक ऐसा क्षेत्र जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घिरे हुए है। अब वो कई सारी परतों में है, उन्हीं परतों के नाम ये हैं। ये है पहली परत का नाम क्षोभ मंडल, दूसरी परत का नाम संताप मंडल, तीसरी परत का नाम मध्य मंडल, चौथी परत का नाम हो गया आयन मंडल, पांचवी परत ये है ही बहिर्मंडल, और इसके बाद पूरा का पूरा ये स्पेस है, खाली है सब। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे चलेंगे। अब आगे में भी आप ये देख लीजिए। अब वायुमंडल में मैंने आपको कहा है कि वायु की जो एक परत है उससे पृथ्वी घिरी रहती है। ये मैंने वायुमंडल की डेफिनेशन बताई जो कि इसने यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए इस वायुमंडल की जो ऊंचाई है ना ये है 1600 किलोमीटर, इसमें दी हुई है बच्चों को समझाने के लिए। दूसरी किताबों में दूसरी भी हो सकती है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये गलत लिख दी, नहीं, एनसीईआरटी जो बोल रही ठीक ही बोल रही। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा निटी-गिटी नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए बहुत मोटा मोटा कुछ समझाने के लिए देखना पड़ता है, इसलिए बहुत पिक्चर्स, बहुत कलरफुल किताबें बनाई जाती हैं, है ना। चलिए, वायुमंडल को उसके घटक मतलब उसमें जो जो कंपोनेंट मिलते हैं, उसमें तापमान कैसा है, ये ज़्यादा है तापमान, कम है तापमान, उसके आधार पर 5 परतों में बांट दिया गया है। यहाँ पे यही बात बताई गई जो बात मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये आपको दिख रही होंगी, 5 परतों के नाम लिखे हुए हैं। अब यहाँ जाइए, देखिए वायु में जो कंसनट्रेशन है ना सबसे ज़्यादा, गैसों का जो कंसनट्रेशन है, मान लो ये परत है और मैंने ये कहा है, देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये गैसों की एक परत है इस पर। ये पहली परत मान लो, क्षोभ मंडल मान लो, क्षोभ, ये क्षोभ मंडल मान लिया। तो मैंने आपको बताया कि गैसों की पतली परत है ना, उस गैसों की पतली परत में अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना, इसको मिटाइए, क्षोभ मंडल नहीं, आप पूरे वातावरण, पूरे वायुमंडल को समझिए।
जो ये गैस हैं, ये जो परत है, जो गैसेज उसमें हैं, तो हमें उसमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि कौन सी गैस ज़्यादा है, सब उसके हिसाब से भी तो देखेंगे कि नहीं। हाँ, तो अब वो यही वाली बात इस पैराग्राफ में बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि मुख्य गैसेस में कौन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, आयतन के अनुसार देखें, यानी कि आयतन बोले तो सबसे ज़्यादा जो मिलने वाली गैस है उसका जो परसेंटेज है वो है 78%, और वो कौन सी है, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो मिलती है नाइट्रोजन 78%, जैसा कि इसने यहाँ दिया हुआ है। ठीक, दूसरी सबसे ज़्यादा मिलने वाली जो गैस है उसका नाम है ऑक्सीजन, जो मिलती है 21%। यहाँ इसने ये बात लिख के दी है आपको, ये आप देख लेंगे। तीसरी सबसे जो गैस मिलती है उसका नाम है ऑर्गन। आप इस बात को याद रखेंगे, 4 गैसेस के नाम आपको याद रखने हैं। पहली है CO2, दूसरी है नाइट्रोजन, तीसरी है हमारी क्या, ऑर्गन, और चौथी है, नहीं पहली है हमारी, अरे उल्टा लिख गया, सॉरी, बहुत सॉरी इसके लिए, एक्सट्रीमली सॉरी, उल्टा लिख गया। पहली है हमारी नाइट्रोजन 78%, दूसरी है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आधा क्या बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन में होता है 21% ऑक्सीजन जो होती है। तीसरी होती है ऑर्गन, 0.9% कुछ होती है, इतना इसका, ये अलग अलग थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है ना। और चौथी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि ये थोड़ा लंबा नाम है, जो छोटे थे वो लिख दिए मैंने। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है 0.30 समथिंग होता है इसमें। आप इस पे ना जाइए, आप सिर्फ इन गैसों के नाम याद रखिए। सबसे ज़्यादा कौन सी, नाइट्रोजन, उसके बाद कौन सी, ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर की ऑर्गन होती है, और चौथे नंबर की CO2 होती है। आप मेरा यकीन मानिए, IAS में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ईजी मत लीजिए कि ये किताब 6 क्लास की है तो ये बस ऐसा ही यही ही है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप सब लोग IAS बन जाइए, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको ये बहुत माइनर जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप सीखने के स्टेज में हैं, ठीक है। चलिए, और फिर जो कुछ बचता है वो बाकी और सब बहुत सारी गैसें हैं इसमें, है ना, वो पाई जाती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है, विदाउट ऑक्सीजन आप कभी भी आग नहीं जला सकते। आपको अगर आग जलानी है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरह की। आप एक मोमबत्ती भी जलाते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में बुझ जाती है। एक्सपेरिमेंट दिया होता है छोटी छोटी बुक्स में कि आप गिलास लीजिए, तो इसमें पानी भर लीजिए इतना, या मोमबत्ती लगा दीजिए, उसमें कुछ ढक दीजिए, उसके बाद में आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, थोड़ी देर बाद में वो बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो बंद हो जाती है। समझ गए बात, ऐसा करके एक्सपेरिमेंट उसमें दिया होगा। तो ये इसीलिए होता है, 6 क्लास की साइंस की बुक में ही शायद है, या 5th में होगा, पता नहीं। तो आप उसको एक बार समझिए। ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें किसी भी तरह की कोई लौ चाहिए, कोई फ्लेम चाहिए, कुछ जलाना है, तो ऑक्सीजन उसके लिए बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन प्राणी मात्र की वृद्धि के लिए होता है। देखिए, इंसान के लिए सबसे आवश्यक तत्व, उसकी बॉडी बिल्डिंग के लिए आवश्यक तत्व होता है प्रोटीन, ठीक। और प्रोटीन का मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। और अगर मान लो अगर आपको आप प्रोटीन लेंगे तो इनडायरेक्टली आप नाइट्रोजन भी इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राणी मात्र की जो वृद्धि होती है वो कैसे हो रही है, नाइट्रोजन, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है नाइट्रोजन गैस का। समझ गए साहब। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, देखिए होता क्या है दरअसल, ये मैं ये वाली चीज़ आपको समझाती हूँ। यहाँ वाली, ये है पृथ्वी, ये अर्थ है हमारी, ठीक। अब क्या है, ये है सूरज, ये है सूरज। देखिए फिगर अच्छा बनाती है माशाल्लाह, मेरी ड्राइंग अच्छी है, चलिए सॉरी, ये मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। ये है देखिए अर्थ, अर्थ ऐसी तो है गोल गोल, ये मैंने पूरी नहीं बनाई, उसका एक पार्ट बना दिया। अब यहाँ पे सूर्य देवता है, सूरज भगवान कहो, जो मर्जी कहो आप इन्हें। होता क्या है कि जो भी बहुत हॉट बॉडी होती है ना, जो एनर्जी जिसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है।
अगर हॉट बॉडी होगी तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो इसकी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब इतना ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है कि वो ऐसे ऐसे आती है, मतलब ये शॉर्ट वेव में, शॉर्ट वेव है। कैसी है? शॉर्ट वेव। अरे कहाँ बन गया, हद है भाई। एक मिनट रुकिए, ये क्या नहीं बन गया। चलो आ गया है क्या। अब इन सब चीज़ों को भी छोड़ दीजिए, आप बस मोटा मोटा समझिए कि जो पृथ्वी से आने वाला जो रेडिएशन है वो आता है शॉर्ट वेव के रूप में, और शॉर्ट वेव को तो ये एब्जॉर्व कर लेता है पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है। इसके लिए तो ये ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट वेव में आता है तो तेज़ी से आता चला जाता है, कंसनट्रेट करके अंदर चला जाता है। लेकिन जब ये वापस जाता है तो ये जाता है लॉन्ग वेव के रूप में, और लॉन्ग वेव के लिए पृथ्वी का एटमॉस्फेयर यानी कि जो ये वायुमंडल है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको ये जाने नहीं देता वापस, इसको यहीं होल्ड कर लेता है। यानी कि जितना आया उसको पूरा रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, समझे आप बात, उसको रोक के रखता है, धीरे धीरे चला जा, फिर बहुत धीरे धीरे करके जाता है, जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से वापस नहीं जाने देता। उसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, रोक के रखता है उसको। और इसी रोकने में जो होता है पृथ्वी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेती है। तो होता क्या है कि जितना CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता चला जाएगा जो हम बना रहे हैं, देखिए एटमॉस्फेयर में जो है, जो प्रकृति ने हमें दे रखा है अपने तरीके से, तो वो तो उसने बैलेंस रूप में दे रखा है, जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना उसने हमें दे रखा है। लेकिन हम ठहरे प्राणी, तो प्राणी है, वो तो कुछ भी करता है। तो हमने क्या किया है, अपने तरीके से हमने बहुत सारी गैस और बना ली हैं। ठीक, हम अपने मन से जो हम ये सारे बहुत सारे काम करते हैं, AC चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, क्या 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 क्या, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, गाड़ियाँ इतनी सारी आप रोड पे देखना है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और बहुत सारी ऐसी गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। देखिए जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होता ही है ना, गाड़ी चल रही है, धुआं निकल रहा है, कुछ हो रहा है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कंबशन हो रहा है तो उससे बहुत कुछ हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि CO2 का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि CO2 बुरी गैस है, CO2 बुरी गैस नहीं है। अगर CO2 बुरी गैस होती, अगर CO2, आप ऐसा मानिए कि CO2 अगर एटमॉस्फेयर में नहीं होती तो पृथ्वी बहुत क्या हो जाती, वो जो एक क्या बोलते हैं उसको, हीट बजट पृथ्वी का जो वो डगमगा जाता। हीट, आप मत वो भी मत छोड़िए, आप उसे भी मत देखिए, समझिए मत उसको, बोलिए इसको। इतना होता कि पृथ्वी का जो अभी वायुमंडल का जो एक कंसंट्रेशन है, जो कि एक उसका तापमान जो कंट्रोल है, यानी कि उतना ही है जितना जरूरी है। पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रही है, इस गैस का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आप ये देखिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती थी हमारे लिए। उसने यहीं पे ये वाली बात समझाई हुई है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो उसकी घनत्व, डेंसिटी भी कम होती जाती है। देखिए होता क्या है, ये घनत्व कैसे कम होगा, आप ये देखिए, यहाँ पे ये ज़मीन है, यहाँ से कोई गैस, कोई हवा चलती है तो ऐसे ही तो चलती है, इधर डेविएट हो जाएगी, इधर डेविएट हो जाएगी, सीधी कहाँ चलती है, ऐसे थोड़ी चली जाएगी ऊपर। आप गैस करके देखिए, आप गैस जब छोड़ेंगे तो पूरे में फैल जाती है इमिडिएटली। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और वो इधर उधर अपने मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और इधर उधर चली जाती है, यही तो होता है। और जैसे हम कोई चीज़ जिसका, देखिए ठोस क्या है, पहले ये समझिए, ठोस ये है, इसमें जो छोटे छोटे कण है, जो इसके जिससे ये मिलके बना हुआ कोई पदार्थ है, मान लो ये लोहे का टुकड़ा है, तो ये जिन छोटे छोटे तो कंजस्टेड है, इसीलिए अगर आप उसको अलग करते हैं, करना चाहते हैं, तो होता नहीं है। ठीक, अब आगे आ जाइए, आप लिक्विड में आइए, मान लीजिए आपने क्रीम ले ली,
क्रीम होती हैं जो ये वाली जो लगाते हैं हम लोग, इसके जो पार्टिकल होते हैं यानी कि लिक्विड जो होता है, द्रव कहते हो जिसे आप लोग, उस जो जिन चीज़ों से मिलके बना होता है, जो उसमें जो छोटे सबसे छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, वो इतने पास नहीं होते जितना ये होता है ठोस। उसके बाद जाते हैं हम गैस में, गैसेस के पार्टिकल और भी दूर होते हैं, इसलिए तो तुरंत से भग जाती है इधर उधर। आप इसको खिला के देखिए, नहीं हिलेगा। आप इसको करेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर आप इसको कर देंगे, ये होता है, इधर उधर मूवमेंट करेगा। और गैस तो वही कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, वो रुकती ही नहीं है। तो घनत्व तो अलग अलग है। तो गैस का भी क्या है, ये जैसे ये जो पार्टिकल हैं, ये जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये अलग अलग होते रहेंगे और दूर दूर होते रहेंगे, क्योंकि जगह बहुत सारी मिल जाएगी तो फैलते चले जाएंगे। तो फैलेंगे, अगर कोई चीज़ फैलेगी तो उसकी डेंसिटी तो ऑब्वियसली कम हो ही जाएगी, है ना, ये वाली चीज़। चलिए अब ये छोड़िए, भिन्नता पाई जाती है, घनत्व तो समुद्री तल पर सबसे अधिक होगा। जैसे जैसे वो ऊपर की हो जाते तेज़ी से घटता है। समझ में आ गई ये वाली बात जो मैंने अभी बताई थी। पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी कम है, ठीक, इसीलिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए कितना अच्छा फिगर दे रखा है, इसने बता रखा है कौन सा स्थल मंडल है। ये पूरा स्थल मंडल है, दिख रहा है, क्योंकि पूरा ज़मीन है। ये भी स्थल है यहाँ पे, ये ऊपर लिख रखा है क्योंकि यहाँ पे एयर है। ये जल मंडल है क्योंकि पूरा जल है। और अगर एक कोई बीच इन तीनों को मिला के गोला खींच दिया जाए जहाँ ये तीनों आ रहे हो एक साथ, तो वही होता है हमारा कौन सा मंडल, जैव मंडल। इसने जीव मंडल दे रखा है, यही वाला है जीव मंडल। सीमित क्षेत्र जल, स्थल और वायु, यानी कि तीनों का जो मिला हुआ एक सीमित क्षेत्र है, वही जल कौन सा मंडल है, जैव मंडल, जीव मंडल, बायोस्फीयर कहते हैं। बायो माने होता है लाइफ, स्फीयर माने होता है मंडल, जोन, क्षेत्र। समझ गए साहब? चलिए अब इसको पढ़ लेंगे अपने तरीके से, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात मुझे लगता नहीं है जो ऐसी है जो कि मैं आप लोगों को समझाऊं। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे ही बता दी हैं, ये सब बता दिया है, तो आप इसको छोड़िए, इसको ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर कोई आपको दिक्कत आए किसी को समझने में तो मुझे बताइए। और ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे उस चीज़ को पूछ लीजिएगा। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कल से हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।